बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो यार तुम्हें इतना क्लियर होगा कि हमने आपका बीएसटी को स्टार्ट किया था और बीएसटी में फर्स्ट चैप्टर में थे। इतना मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर चुका था कि बीएसटी में फर्स्ट चैप्टर में दो पार्ट थे, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, जहां पर जो दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए थे, हुंडी और इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स। जो उसके बाद इस टॉपिक का पार्ट वन था, वहां पर्टिकुलरली मैंने आपको क्या बताया। तुम्हें याद होगा यार, मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक में से एक व्हाट इज बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेड, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और इन एडिशन टू दिस एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वाला टॉपिक है, वो कर लेना। बाकी कुछ कुछ चीजें 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो प्रॉपर गो थ्रू की थी। यार इस वीडियो में आपका रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जाएंगे। तुम देख सकते हो पीछे बिजली कड़क रही है। तो रिस्क है। रिस्क क्या है यार? ऑब्वियस बात है ना, आप बिजनेस करते हैं, आपको तो नहीं पता क्या होगा। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, यार फ्यूचर अनसर्टेन है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल कोविड आया, क्या किसको पता था? फॉर एन एग्जांपल मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया, क्या किसी को पता था? यार वही तो रिस्क होता है। अब ये रिस्क दो तरीके से हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी। समझाता हूँ, चलो। तो समझते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो बिजनेस रिस्क क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ या तो कल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए। क्यों? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। अब रिस्क की भी वैरायटी होती है, प्योर रिस्क क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, सब बताऊंगा। तो आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होगा और फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, उसी को कहा जाता है रिस्क। और जब वो बिजनेस पर अप्लाई जो उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। फॉर एन एग्जांपल भाई, अचानक से रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, अचानक से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, या आपको नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई, क्यों? फैशन या ट्रेंड चला गया। यार एग्जांपल देकर बताता हूँ, आज से पहले जब फोटोस्टेट की मशीन इतना ट्रेंड में नहीं थी, तब तो कार्बन पेपर चलता था कॉपी के लिए। जैसे फोटोस्टेट मशीन का ट्रेंड आता है, कार्बन पेपर का ट्रेंड खत्म। तो अब जो कंपनी कार्बन पेपर मैन्युफैक्चर करती थी, उनको तो नहीं पता था कि ऐसा होगा, अनएक्सपेक्टेड था ना। यार वही तो रिस्क होता है। अब देखो, रिस्क भी दो तरीके के होते हैं, प्योर और स्पेकुलेटिव। अभी पीछे जलती हुई आग किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बताता हूँ। यार कल को तुम्हारे गोडाउन में आग लग गई, आग लगी तो जमान सामान जलकर खाक, तो लॉस। तो वही तो होता है प्योर रिस्क, किसको बोलते हैं यार? आपका या तो लॉस होगा या फिर नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, चोरी हो गई। अब चोरी होगी तो नुकसान होगा, चोरी नहीं होती तो नुकसान नहीं होता। तो प्योर रिस्क क्या होता है? अगर हुआ तो लॉस होगा, अगर नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल भाई, आग लगी, इंसिडेंट हुआ तो लॉस। अगर आग नहीं लगती तो लॉस तो नहीं होता ना। तो ऐसा लॉस, अगर हुआ तो लॉस होगा, नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा। उस रिस्क को बोलते हैं प्योर रिस्क। फायदा होने को तो सवाल ही नहीं बैठता ना भाई, कि आग लग गई तुम कहने लग जाओ फायदा हो जाए। स्पेकुलेटिव रिस्क कौन सा होता है? यार व्हाट इज स्पेकुलेटिव रिस्क बताया तो है। अगर यार कल को कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन है, पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, नेगेटिव। फॉर एन एग्जांपल यार, जो प्रोडक्ट मैं बेचता हूं उसके ट्रेंड में पॉजिटिव चेंज आ गया तो पॉजिटिव है, अब नेगेटिव चेंज आ गया तो नेगेटिव है। तो आपको नहीं पता, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो आप यार सिंपल है ना, सोसाइटी सोसाइटी आज के टाइम पर हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है। तो फास्ट फूड नहीं बिकते और हेल्थ कॉन्शियस फूड बिकते हैं। अब आज से पहले या फिर कुछ लोग या कोई एक ऐसी सोसाइटी कि मान लो कल को जो ये फिटनेस फ्रीक का ट्रेंड है चला जाता है, तो इस ट्रेंड के जाने से किन का फायदा होगा? जंक फूड वालों का। तो यही तो स्पेकुलेटिव रिस्क है, कि कोई चीज हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, वो आपके बिजनेस को पॉजिटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है, नेगेटिवली भी। तो व्हाट इज स्पेकुलेटिव रिस्क? अगर हुआ तो आप इसके होने से आपको फायदा भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, नुकसान। तो प्योर रिस्क लॉस या नो लॉस। स्पेकुलेटिव रिस्क हुआ तो लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीज है। पर तुम लेना यार, मुझे तो पता है कि क्या है। अब ये तुम्हारे लिए लगाया, क्यों लगाया? ताकि तुम्हें पढ़ने के बाद एक लैंग्वेज मिल जाए। अब आना क्या है तुम्हें, वीडियो के एंड में सब बता दूंगा, बेफिक्र रहना, हर बार बताता हूँ। चलो, तो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की बातचीत करते हैं। तो भाई रिस्क तीन प्रकार के हो जाते हैं, तीन नहीं चार। नेचुरल, भाई बाढ़ भूकंप जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो नेचर से आता है, जो गॉड क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, फेमाइंस, अकाल पड़ जाना। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अर्थक्वेक, फ्लड, और उस कारण से आपके बिजनेस का लॉस हो। यार तुमने एक मूवी देखी होगी, ओएमजी, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार वाली। तो उसमें जो मतलब देखना, अगर नहीं देखी, काफी अच्छी मूवी है। कि भूकंप के आने से पर्टिकुलरली क्या होता है, उनकी दुकान ढह जाती है और फिर उस पर पूरी मूवी बना दी गई, काफी वेल थी। तो ऐसे ही लॉस को तो क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉज रिस्क, कि आपको नहीं पता, नेचर के कारण हुआ। दूसरा होता है ह्यूमन कॉज। यार एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉय काम करता तो चोरी करके चला गया, या डिसऑनेस्टी कर दिया, या फिर मशीन का फेलियर हो गया। तो जो चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं और करने वाला एक ह्यूमन, एक इंसान हो, उसको बोलता है जी ह्यूमन कॉज। कोई इंसान ने कुछ किया। फिर इकोनॉमिक कॉज क्या होता है? यार इकोनॉमिक समझ गया ना, पैसों से। इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, इसके बाद तुम्हें और अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। तो जो अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कंपटीशन इंक्रीज हो गया, अचानक से गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, अचानक से टेक्नोलॉजी, डिमांड, फैशन, या अचानक से कोई भी चेंज आ गया, तो यार समझ गए,
ट्रेंड चेंज आना, डिमांड का चेंज होना, फैशन का चेंज होना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो जो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट। रिस्क की बातचीत कर रहा हूँ, अदर कॉस्ट जो कहीं नहीं आया वो यहाँ आ जाएगा। आप कहोगे एग्जांपल देकर बताओ, यार वेल मशीन खराब हो गई, चलती चलती मशीन खराब हो गई, भाई नेचर ने तो नहीं किया, ह्यूमन ने भी नहीं किया, इकोनॉमी में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, अदर कॉस्ट। तो जैसे मैकेनिकल फेलियर हो गया, ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, वेल पाकिस्तान में देख लो कभी भी बम गिर जाता है, मतलब वेल यार पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, तो आपको नहीं पता एक्सचेंज रेट क्या होता है। वेल तो अगर मैं तुम्हें एक्सचेंज रेट समझाऊं तो रिलेट करो। यार तुमने देखा होगा ना कि करेंसी में फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी $1 70 के, कभी $1 60 तो इसका आप पर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो कॉजेज ना तो आपके नेचुरल नेचर में आते हैं, ना जो इंसानों ने किए, ना इकोनॉमी में आते हैं, जो बस वही कॉजेज क्या हो जाता है अदर। तो वेल तुम्हें क्लियर है, मैं पूछता हूँ व्हाट इज रिस्क। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस, अनसर्टेनिटी, इसको बोलते हैं रिस्क। जब ये रिस्क बिजनेस पर अप्लाई हो तो उसको क्या कहा जाता है, बिजनेस रिस्क। फिर एग्जांपल हो गए, रिस्क भी दो तरीके के, प्योर, हुआ तो लॉस, नहीं हुआ तो नो लॉस, इसमें फायदा नहीं होगा। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है, हुआ तो लॉस, हुआ तो गेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। चलो तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, अदर कॉज। चलो तो वेल आगे की तरफ चलते हैं, अब समझते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। मतलब यार यहाँ पर तुम अगर देख रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों लगाया था, तो वेल रिस्क है तो इश्क है, तुमने सुना होगा ना अरशद मेहता, स्कैम 1992, देखना वेल काफी काफी एक अच्छी सीरीज है यार। वेल एजुकेशन को सिर्फ रट के मत समझो, वेल इन सीरीज को जो मैं नाम ले रहा हूँ मूवीज वगैरह रेफर करो, एंजॉय करो यार लाइफ, तो वहां पर तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक, चलो तो ये उस रेफरेंस में थी, रिस्क है तो इश्क है, ठीक, तो वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। चलो यार आगे आ गए, तो अब ध्यान से देखना नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। यार तुम जिम करते हो, वेल इस उम्र में लोगों को, मतलब यूथ को लगता है यार कि बॉडी वगैरह बनाई जाए, तो वेल तुमने सुना होगा नो पेन नो गेन, जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होगा। तो वही तो है, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, जितना तगड़ा रिस्क उतना तगड़ा प्रॉफिट। लेकिन हमेशा समझ के चलना कि जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड वे में ली जाए, ऐसे नहीं कि कूद गए, छलांग मारी, अरे कूदते देखा जाएगा जो होगा, नहीं। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड वे में लिए जाए कि अगर मैं गिरूं तो भाई मरूं नहीं, मेरे पास मौका हो कि मैं उठ सकूं, गिरूं तो ऐसा गिरूं कि उठने का दोबारा से मौका हो, जिसको बाउंस बैक बोलते हैं। हालांकि विवेक बिंद्रा जी को देखते हो, काफी मोटिवेशनल सीरीज, मतलब काफी मोटिवेशन देते हैं। चलो तो प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, समझ गए कि प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड है किसका, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग समझ गए कि आप जितना रिस्क लोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और भाई ये बिजनेस का मतलब ही तो यही है, तुम अपने लिए रिस्क ले रहे हो और जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। लेकिन रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड हो, इतना हो कि गिरो तो उठ सको। दूसरा होता है डिग्री ऑफ रिस्क, डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। अब यार डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, भाई कितना रिस्क होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आप काम कैसा करते हैं, नेचर। यार अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ, यार कितना पैसा लगा है, मशीन वगैरह है तो रिस्क ज्यादा। वहीं अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो यार क्या ही इन्वेस्टमेंट होगा, किस चीज को, मतलब प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा हूँ यार। वेल मैं पढ़ाता हूँ, कल को आग लग जाए मेरे कोचिंग सेंटर में, वेल ऐसा ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो क्या जाएगा मेरा, वेल बहुत कुछ चला जाएगा, सड़क पर आ जाऊंगा, बोर्ड वगैरह चला जाएगा। लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ, एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जितना लॉस होगा उतना सर्विस बिजनेस में नहीं होगा। तो रिस्क डिपेंड करता है कि आप काम किस प्रकार का करते हैं, साइज, मतलब यार बिजनेस लार्ज स्केल पर है कि स्मॉल स्केल। ऑब्वियस बात है, लार्ज स्केल पर है तो ज्यादा लॉस, स्मॉल स्केल पर है तो कम लॉस। चलो अगला देखते हैं, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, वही तो है ना, फ्यूचर ना तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो ना मैं। यार वेल बताओ कल बारिश रुकेगी धूप निकलेगी, वेल बताओ तुम्हारे इस साल क्लास 11th में कितना मार्क्स आएगा, वेल बताओ तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे कंपार्ट मतलब फेल होंगे। तुम बता सकते हो कि नहीं बता सकते, यार मुझे नहीं पता मेरे साथ कल क्या होगा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ कल क्या होगा। तो फ्यूचर अनसर्टेन है, और इसी अनसर्टेनिटी के कारण क्या आता है, रिस्क। और अगला होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। मैंने पहले भी कहा था यार बिजनेस में तुम रिस्क को एलिमिनेट, खत्म नहीं कर सकते, हालांकि मिनिमाइज कर सकते हो। वेल कहना क्या चाह रहा हूँ, अब यार ये मार्कर है, गिरकर टूट सकता है भैया, रिस्क तो है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि गिरे नहीं, भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है। लेकिन हाँ मैं रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूँ उसका, भाई गिरेगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा दे देगी। तो बिजनेस में रिस्क तो रहेगा। अब 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि क्या बिजनेस में रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं यार बिजनेस में आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, हाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो चीज है। तो समझ गए नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। चलो वेल चैप्टर को एंड करते हैं लास्ट टॉपिक के साथ, फिर बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ यार कुछ स्कूल में 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में डायरेक्ट बनता है क्या, डिस्कस अबाउट द बेसिक फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस। यार आप कहोगे आप बीएसटी पढ़ा रहे हो, बीएसटी में आपने चैप्टर नंबर 1 समझा दिया, बिजनेस ट्रेड कॉमर्स, बिजनेस ट्रेड कॉमर्स। अबे ये तो बताओ कि बिजनेस कैसे करते हैं, सिंपल है, धंधा करना कैसे वो तो बताओ। यार इसका कोई नियम कानून नहीं है, तुम जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। फिर भी तुम मेरे से पूछते हो कि यार बताओ यार बीएसटी पढ़ा रहे हो, तो पहले इस पर क्वेश्चन बन जाता है, बता देता हूँ। अब ये मैं जैसे नहीं लगा ऐसा मत देखना कि कोई इंसान जहाज घुमा रहा है, अबे याद करवाऊंगा उसको, रटवाऊंगा, ठीक इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो तो बेसिक फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस क्या होता है, पहला होता है सिलेक्शन द लाइन ऑफ बिजनेस।
देखो सबसे पहले ये तो देखो ना करना क्या है भाई, तभी तो कुछ स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहला काम है सिलेक्ट द लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक, अब इमेज क्यों लगाई है तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखिए आपको जाना किस डायरेक्शन में है। ठीक, याद करा कर जाऊंगा, बेफिक्र रहो, कह रहा हूँ याद कराऊंगा तो कराऊंगा। तो सिलेक्ट द लाइन ऑफ द बिजनेस मतलब है कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले आप लाइन सेलेक्ट कीजिए। लाइन मतलब डायरेक्शन, भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस चीज का काम करना है। ऑब्वियस बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस करोगे क्या, तो सबसे पहले क्या करो, सिलेक्ट द लाइन ऑफ डिसीजन मतलब एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब ऑब्वियस जो मालिक है उसको देखना है कि उसको किस तरीके का काम करना है। ऑब्वियस है यार, तुम उसी काम में जाना चाहोगे जिस काम में पैसा या मुनाफा होगा। चलो, तो सबसे पहला है कि लाइन ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। डिपेंड करता है आपके आसपास का कस्टमर कैसा है, आप किस काम को कर सकते हैं। मल्टीपल चीजें, टेक्निकल फैक्टर जिस पर कि डिपेंड करेगा। सिलेक्ट द लाइन ऑफ द बिजनेस के बाद आपको करना है साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ फर्म मतलब ऑब्वियस बात है कि तुम इस काम को लार्ज स्केल पर करोगे कि स्मॉल स्केल। वेल अगर तुम्हें लगता है कि काम में बड़ा रिस्क है, मुझे नहीं पता चलेगा कि नहीं, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो स्मॉल स्केल पर करो। श्योर हो कि पक्का चलेगा तो लार्ज स्केल पर लेकर जाओ। तो वेल आपने लाइन को सिलेक्ट किया कि जाना किस डायरेक्शन में। साइज ऑफ द फर्म, अबे जहाज देखो ना कितना बड़ा है। ठीक, चलो फिर तीसरी चीज, चॉइस इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब काम कैसे करूंगा। अब यार यहाँ पर ना कई सारी टर्म्स होंगी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। वेल चैप्टर नंबर 2 है यार, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, वहां पूरा बताऊंगा इन डेप्थ, तो अभी ज्यादा रिलेट मत करो। पहली बार देख लो, पहली वीडियो है ना, चलो घबराओ मत। तो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेसशिप मतलब अकेले करूंगा कि लोगों के साथ मिलकर करूंगा, उसको कहा जाता है चॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। क्लियर है। अब इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेल सब पता चलेगा तुम्हें चैप्टर 2 में, तो ज्यादा पैनिक मत करो। तो समझ गए, पहले आपने क्या किया, लाइन को सिलेक्ट कर लिया। लाइन के बाद आपने साइज ऑफ फर्म, और तीसरी चीज क्या आपका, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, की करेंगे कैसे इस काम को। ठीक, चलो अकेला करूंगा कि पार्टनरशिप में करूंगा। वेल इसको हेडिंग्स को लाइन वाइज याद करना है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो हम इस तरीके से रिलेट करेंगे कि भाई हमारे पास एक जहाज है, हम जहाज को एक डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं। तो अगर हम एक जहाज को डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं तो क्या है, सिलेक्ट द लाइन ऑफ बिजनेस। लाइन, ठीक, लाइन के बाद भाई जहाज कितना बड़ा है, तो साइज ऑफ फर्म, मैं अकेला मोड़ सकता हूँ कि मुझे और भी लोग चाहिए, तो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अब फिर से मैंने जहाज लगा दिया। यार तुम्हें देखना भी तो पड़ेगा ना, जहाज है लगा है कहाँ पर। वेल बिजनेस को करते वक्त मैं घर के अंदर खोल के बैठ जाता हूँ, चलेगा। अबे क्यों चलेगा, दुकान दुकान बाजार में चलती है, घर पर नहीं चलती, तो वो चीज है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस करना कहाँ है। वेल डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर करेंगे, जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं वो किस जगह पर चलता है, रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिल रहा है। तो मल्टीपल चीजें जो कि डिपेंड करती है आपका बिजनेस होने कहाँ पर वाला है। ठीक, फिर अगली चीज है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब देखो ना भाई, पैसा कितना लगेगा, जेब में है कि नहीं, कहाँ से जुगाड़ करूंगा, कहाँ से पैसा लेकर आऊंगा, तो वो चीज हो जाती है। चलो, तो इट इज कंसर्न, अब आपको नेसेसरी कैपिटल चाहिए फिक्स एसेट्स के लिए। फिक्स एसेट्स ऑब्वियस है, तुमने अकाउंट्स किया होगा, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। तो जो एसेट्स एक साल से ज्यादा चलती है उनको बोलते हैं फिक्स्ड। जिनको विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उनको बोलते हैं करंट। यार सिंपल है, मैं इसको बेच के पैसा कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं जिस चीज का काम करता हूँ उसको गुड्स बोलते हैं। तो भाई मेरा कपड़ों का काम है, कपड़ों को मैं खरीद क्यों ना आता हूँ कि बेच सकूं। तो क्या कपड़े को मैं विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, ऑब्वियस कर लूंगा, उसको बोलते हैं जी करंट एसेट्स। और जो एसेट्स आपकी एक साल से ज्यादा चलेगी उसको बोलते हैं फिक्स। तो देखो कि कहां पर कितना पैसा लगाना है, प्रॉपर फाइनेंसिंग करो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। क्यों, अगर मैंने एक बार गलत इन्वेस्टमेंट कर दी ना, एक बार गलत कहीं जगह पैसा लगा दिया, यार वेल तुमने कॉमर्स लिया, अब तुम्हें 3 साल बाद लगता है यार गलती कर दी, या तुमने पीसीएम लिया तुम्हें लगता है गलती कर दी, तो मौका मिलेगा वापस जाने का, नहीं। तो वही है, तो जहां पर तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो भाई ध्यान से करो, पैसा लग रहा है तो, और वो पैसा तुम्हारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। क्लियर। अगली चीज होती है फिजिकल फैसिलिटीज। अबे फिजिकल फैसिलिटीज में क्या क्या आता है भाई, बिल्डिंग का क्या होंगी, मशीन क्या होंगी, किस चीज का, मतलब समझ गए ना कि मेरे पास क्या क्या फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। और वो भी डिपेंड करता है आपका काम क्या है यार। मैं फोटोस्टेट का काम करता हूँ तो फोटोस्टेट की मशीन लेकर आऊंगा, बेकरी का काम करता हूँ तो फ्रिज लेकर आऊंगा, तो वो है। और अगली चीज है प्लांट लेआउट। यार तुम्हारे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, अबे कहीं तो प्रिंसिपल बैठती होंगी, तो कहाँ पर क्या कौन सा टीचर बैठेगा, कहाँ पर कौन सा क्लासरूम होगा, उसको बोलते हैं प्लांट लेआउट। कि भैया कहाँ प्रोडक्शन होगी, कहाँ परचेज होगा सामान, कहाँ स्टोर होगा, कहाँ ऑफिस होगा, तो बस समझ गए जी। तो प्लांट लेआउट मतलब कहाँ पर किस चीज को किया जाएगा, कहाँ पर वॉशरूम होगा, ये सब चीजें किसमें आती है, प्लांट लेआउट। वेल तो कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहाँ पर कैसे क्या चीज होंगी, कहाँ पर इक्विपमेंट, कहाँ पर मशीन। और वेल इसके बाद तुम्हें लोग चाहिए भाई। मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि लोग जितना मेहनती होंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन उतनी आगे जाएगी। क्यों, यार तुम एप्पल को भी जानते हो, सैमसंग को भी जानते हो, पैसों की कमी है दोनों पर नहीं, लेकिन ब्रांड वैल्यू किसकी ज्यादा, एप्पल की सैमसंग, एप्पल। तो यार पैसा तो सभी के पास है, काम तो सभी लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके पास लोग कैसे हैं। क्या लोग कॉम्पिटेंट, मतलब कंपटीशन, मतलब समझ गए, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं, कमिटेड है काम के प्रति, मन से काम करते हैं, तो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर हो, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
और यार अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो ताकि वो अपना बेस्ट दे और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सके। और वेल टैक्स प्लानिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मैं पूछता हूँ व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले करके रख लेना, अगर वरना यार बिजनेस को करते वक्त अगर तुम किसी लीगल पचड़े में, लीगल इश्यू में नहीं फंसना चाहते, तो टैक्स प्लानिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो टैक्स प्लानिंग करो कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया जाएगा, कितनी हमारी इनकम होगी, टैक्स पॉलिसी क्या है, एडवांस में उसको समझ लेना, क्योंकि कहीं काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। और वेल हर कोई तो फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, हर किसी को तो टैक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में पता होना। हाँ तो वेल जब तुमने इतना सब कुछ कर लिया तो करो यार, एंटरप्राइज को लॉन्च करो। तो वेल इतना सब कुछ करने के बाद आप डिसीजन लीजिए, अपने एंटरप्राइज को लॉन्च कीजिए और प्रोडक्शन प्रोसेस, सेल्स, प्रमोशन, इस काम को कैरी आउट कीजिए। तो वेल ये है, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। एक बार रिकॉल करते हैं, चलो मेरे साथ याद करो। भाई पहले सिलेक्ट द लाइन ऑफ द बिजनेस, कि आपने लाइन सिलेक्ट करी, साइज ऑफ फर्म, फिर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, मतलब जहाज को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, ठीक, और कितना बड़ा जहाज है और कितने लोग चाहिए, अकेला करूंगा काम की, वो क्लियर। फिर अगली चीज क्या थी, लोकेशन किस जगह पर है, पैसा कितना चाहिए, फिर फिजिकल फैसिलिटीज, मशीन्स वगैरह क्या चाहिए, प्लांट लेआउट। इतना करने के बाद वर्कफोर्स की बातचीत करूंगा, वर्कफोर्स की बात पर्टिकुलरली मुझे क्या चाहिए, टैक्स प्लानिंग, और टैक्स प्लानिंग के बाद लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। तो सीक्वेंस और लाइन वाइज याद करोगे, ऊपर नीचे नहीं कर सकते पॉइंट्स को, कैसे, सीक्वेंस और लाइन वाइज। वेल अंदर तुम कुछ भी लिखो चलता है यार, बस प्रॉपर तरीके से आपको चीजें सीक्वेंस में लिखनी है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो 6 मार्क्स बनता है, क्लियर। चलो तो वेल मुझे लगता है कि यार इस वाले टॉपिक मैंने तुम्हें बहुत प्रॉपर क्लियर किया होगा। अब तुम पूछते हो कि इंपॉर्टेंट क्या है यार आज जो आपने वीडियो में कराया, तो वेल रिस्क इंपॉर्टेंट है यार, प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क, ठीक। उसके बाद प्योर और स्पेकुलेटिव के बाद कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या आपका नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यार तुमने वेल क्लास 9th में ना और 10th में से ज्यादा किया होगा, तो बीएसटी में तुम्हें इतना भारी नहीं लग रहा होगा ये। और P1 में आना है चैप्टर, उसके बाद हाफ ईयरली फाइनल में दिखते हैं रिस्क, तो करो, पूरा करो ना यार, क्या दिक्कत है। और बेसिक फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस मैंने तुम्हें बता दिया। वेल तो मुझे लगता है कि तुम्हें पूरा चैप्टर क्लियर होगा, प्रॉपर समझ में आया होगा। अब तुम्हारे मन में अगर 2-3 डाउट हैं कि यार इसके बारे में क्या आप और कुछ भी कराओगे, तो वेल कराऊंगा, P1 का पेपर कराऊंगा तुम्हें, लेकिन चैप्टर 2 के बाद, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 फिर करेंगे, जो और स्कूल्स में P1 के आए हुए पेपर हैं। वेल तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगी।